राधे राधे दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं कशिश कपूर उम्मीद चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम 11 सितंबर शिफ्ट 2024 का जीएस का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। आप जानते ही होंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी के लिए आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना है, बहुत ही काम का वीडियो है आपके लिए। इससे अच्छा सोल्यूशन मैं गारंटी देती हूँ और कहीं आपको नहीं मिल सकता इसका। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए, हो सकता है आपके अपकमिंग एग्जाम में इसमें से कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए। और हम केवल एक ही क्वेश्चन नहीं करेंगे, एक ही क्वेश्चन से हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, टेक्सिस वलीचियानाजुक हिमालय यू निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाने वाला एक औषधीय पौधा है। ऑप्शन है गोवा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश या बिहार। राइट आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। ये जो टेक्सिस वलीचियाना है, इसको हम जुक ये जो टेक्सिस वलीचियानाजुक है, ये एक पौधा होता है। ठीक है, एक पेड़ होता है। टेक्सिस वलीचियाना एक औषधीय पौधा होता है। ये आपका जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में भी ये आपका पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में भी पाया जाता है। ठीक है, टेक्सिस वलीचियाना, इसको हम एक तो जुक हिमालयू भी कहते हैं, जुक हिमालयू। इसके अलावा हिमालय यू भी इसको कहा जाता है। इस पेड़ की जो छाल होती है, टहनियाँ होती हैं, इसकी जड़ें होती हैं, उसमें एक टैक्सोल नाम का रसायन होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, टैक्सोल नाम का रसायन क्या करता है, इससे कई सारे जो है आपके कैंसर के इलाज में बहुत काम आता है। ठीक है, किसमें इसका यूज़ होता है, कैंसर के इलाज में। इससे कैंसर रोधी दवाएं बनती हैं, औषधियाँ बनती हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये विलुप्त होता जा रहा है, बहुत ही कम ये रह गया है। ठीक है, तो इसको संरक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। ऑप्शन है नाभिक लिपिड चयापचय, लाइसोसोम आत्मघाती थैलियां, माइट्रोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस, राइबोसोम प्रोटीन का कारखाना। देखिए, इस तीनों ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे गलत है। नाभिक का संबंध लिपिड से नहीं होता है। सबसे पहली बात समझते हैं कि नाभिक होता क्या है। नाभिक कोशिका का वह हिस्सा होता है जिसमें आपका डीएनए होता है। ठीक है, जिसमें हमारा डीएनए होता है, और ये जो कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो लिपिड चयापचय वह प्रक्रिया होती है जिसमें जो शरीर में जो आपका फैट होता है, जो वसा होती है, उसको तोड़कर ऊर्जा बनाई जाती है। ठीक है, आपके जो फैट होता है, फैट को तोड़कर जब ऊर्जा बनाई जाती है, फिर जो उसे इकट्ठा करके ज़रूरत के लिए जमा किया जाता है, तो वो आपका लिपिड चयापचय होता है। ठीक है, लिपिड चयापचय का संबंध पहली बात तो नाभिक से नहीं होता है। इसका संबंध आपका SER से होता है, आपकी अंत्य द्रव्य जालिका। इससे आपका लिपिड चयापचय का संबंध होता है। अब ये SER क्या करती है, ये SER जब लिपिड ये SER ना वो जगह होती है जहाँ पे लिपिड का जो है चयापचय होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये भी जान लेते हैं, लाइसोसोम भी जान लेते हैं हम। अच्छा, अभी आपका लाइसोसोम क्या होता है। लाइसोसोम कोशिका के अंदर एक छोटी सी आपकी थैली होती है, थैली जैसा एक भाग होता है कोशिका के अंदर, जिसमें पाचन एंजाइम होते हैं आपके। ठीक है, और इसे हम क्या, आपको ध्यान रखना है, कोशिका का डस्टबिन भी इसे कहते हैं। लाइसोसोम को इसे क्या कहते हैं, कोशिका का डस्टबिन, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा माइट्रोकॉन्ड्रिया आपका क्या होता है, आप बता सकते हैं। माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है कोशिका के अंदर एक छोटा सा भाग होता है जो हमारे शरीर को ऊर्जा एनर्जी देता है, और इसीलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी को ऊर्जा देता है, इसीलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। और राइबोसोम जो होता है, कोशिका के अंदर बहुत ही छोटे से कण होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे कण होते हैं जो प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, प्रोटीन बनाने का। अब क्या होता है, इसे इसीलिए क्या कहते हैं, कोशिका का प्रोटीन का कारखाना कहते हैं, कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियोज़ मैं आपके लिए ला पाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध को भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत माना जाता है। ऑप्शन है प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडी वंश का युद्ध या फिर बक्सर का युद्ध। राइट आंसर आपका फ्रेंड्स हो जाएगा, प्लासी के युद्ध को जो है ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत माना जाता है। अब देखते हैं प्लासी का युद्ध हुआ कब था। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था आपका। ठीक है, इसके अलावा भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत इससे हो गई थी। ये युद्ध जो था, इसमें अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव, आपको ध्यान रखना है, रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे। और बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। ठीक है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ठीक है, लेकिन क्या होता है, सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार जाते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें जीत जाती है। ठीक है, और सिराजुद्दौला का एक्चुअली बेसिकली क्या होता है, जो इसके एक सेनापति होता है सिराजुद्दौला का, मीर जाफर जो होता है, वो अंग्रेजों के साथ मिल जाता है और सिराजुद्दौला को धोखा दे देता है। ठीक है, इसी वजह से सिराजुद्दौला हार जाते हैं। फिर अंग्रेज क्या करते हैं, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देते हैं। लेकिन असली जो सत्ता होती है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही होती है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे और भी
और भी राज्यों पे कब्जा करती है भारत के, और इसी युद्ध से जो है भागरेजिश राज की प्रथम कर्नाटक युद्ध ये कब हुआ था आपका? 1746 से 1748 के बीच में आपका ये युद्ध होता है। 1740 में क्या होता है? यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू होता है। अब यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस इसी वजह से एक दूसरे के विरोध में होते हैं, और इसका जो असर होता है वो भारत के कर्नाटक क्षेत्र में भी देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों कंपनियां यहाँ पे व्यापार करती हैं। फ्रांसीसी कंपनी भी उस समय व्यापार कर रही होती है और ईस्ट इंडिया कंपनी भी कर्नाटक में व्यापार कर रही होती है, तो दोनों एक दूसरे की दुश्मन बन जाती हैं। ठीक है, अब 1746 में क्या होता है? 1746 में जो फ्रांसीसी सेना होती है, फ्रांसीसी सेना वो मद्रास चेन्नई पर हमला कर देती है और अंग्रेजों से छीन लेती है चेन्नई को। ठीक है, फिर उन दोनों के बीच में इसी कारण से युद्ध हो जाता है, और ये करीबन 1746 से 1748 के बीच में 2-3 बार युद्ध होता है। और 1748 में क्या होता है? यूरोप में फिर शांति संधि होती है फाइनली, और एक्स ला शेपली संधि आपको ध्यान रखना है। 1748 में कौन सी संधि होती है? 1748 में एक्स ला शेपली के साथ युद्ध का अंत होता है। ठीक है, इस संधि के बाद क्या होता है? फ्रांस मद्रास यानी कि चेन्नई को अंग्रेजों को लौटा देता है, और फ्रांस बदले में जो कुछ उपनिवेश मांगता है यूरोप से, जो उन्होंने छीन लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। वांडी वंश भी एक बार जान लेते हैं। वांडी वंश की लड़ाई जो है आपकी 22 जनवरी 1760 को हुई थी। ठीक है, बक्सर का युद्ध आप जानते होंगे 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की साइड से कौन लड़ रहा था? आपका नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। ठीक है, और भारत की साइड से मीर कासिम, बंगाल के नवाब थे मीर कासिम, और सिराजुद्दौला अवध के नवाब थे सिराजुद्दौला, और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट थे उस टाइम पे। तीनों गठबंधन बना लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। ठीक है, और लड़ाई होती है जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहे थे? मैंने आपको अभी बताया, हेक्टर मुनरो कर रहे थे। ठीक है, ये आपको ध्यान। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे कम संख्या में परिचालित हवाई अड्डे हैं? ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, मिजोरम या कर्नाटक। राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम में सबसे कम परिचालित हवाई अड्डे हैं। एक ही हवाई अड्डा है मिजोरम में, आपको याद रखना है, जिसका नाम है लेंग, LEN, लेंगपुई एयरपोर्ट। एक ही एयरपोर्ट है यहाँ पर। ठीक है, मिजोरम के बारे में जान लेते हैं। 20 फरवरी 1987 में भारत का 23वां राज्य बना था मिजोरम। ठीक है, और राजधानी मिजोरम की आइजॉल है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये कैपिटल है यहाँ की। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो मिजोरम है इसे पर्वतों की भूमि भी कहते हैं। पर्वतों की भूमि, बांस, केला, संतरा, अदरक का उत्पादन यहाँ पे सबसे अधिक होता है, और भारत का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है। दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम आबादी वाला राज्य आपका मिजोरम। और पहला सबसे कम आबादी वाला राज्य आप बता सकते हैं? सबसे पहला कम आबादी वाला राज्य आपका सिक्किम है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और त्यौहार एक बार देख लेते हैं, मिजोरम में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं आप बता सकते हैं? देखिए, मिजोरम में सबसे ज़्यादा चपचार कुट त्यौहार आपको ध्यान रखना है, ये झूम खेती के बाद आपका मनाया जाता है। ठीक है, और एक आपका आता है मिमकुट, एक आता है आपका थाल फवांग कुट, ये भी मिजोरम में मनाया जाता है। पॉल कुट, ये भी मिजोरम में मनाया जाता है। ये जितने कुट वाले त्यौहार है सब मिजोरम में मनाए जाते हैं। जो पॉल कुट त्यौहार होता है चावल की अच्छी फसल पर आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की संशोधनात्मक विशेषता की प्रशंसा करते हुए कहा कि संशोधन प्रक्रिया में यह विविधता बुद्धिमत्तापूर्ण है, लेकिन यह बहुत कम पाई जाती है? ऑप्शन है ग्रैनविले ऑस्टिन, आइवर जेनिंग्स, केसी वेयर, HM सिरवाई। तो केसी वेयर ने यह कथन कहा था कि संशोधन प्रक्रिया जो है वो विविधता बुद्धिमत्तापूर्ण है, लेकिन यह बहुत कम पाई जाती है। संशोधन प्रक्रिया आपका संविधान में संशोधन आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन को 2023 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण या पद्म भूषण। राइट आंसर हो जाएगा 2023 में जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। जाकिर हुसैन 1957 में इनका जन्म होता है, और बहुत ही छोटी उम्र से, करीबन 3 साल की उम्र से इन्होंने तबला बजाना शुरू कर दिया था। ये जो इनके जो पिता हैं वो भी फेमस तबला वादक हैं, उनका नाम है, आपको ध्यान रखना है, उस्ताद अल्लाह रखा के बेटे हैं ये। ठीक है, वो भी मशहूर तबला वादक थे। इनको पद्मश्री मिला, जाकिर हुसैन जी को आपका 1988 में इनको पद्मश्री मिला। पद्म भूषण इनको मिलता है, 1 मिनट रुक जाइए, देखिए पद्मश्री 1988 में मिला जाकिर हुसैन को, पद्म भूषण इनको मिला 2002 में, आपको ध्यान रखना है, और पद्म विभूषण इनको मिला 2023 में। ठीक है, इनका एक बैंड है फ्यूजन बैंड शक्ति, 66वां ग्रैमी अवार्ड में दिस मोमेंट एल्बम के लिए भी इनको मिला है।
ठीक है। बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड इनको मिला है, उसमें शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन, ऐसे कई सारे दिग्गज शामिल हैं। इसके अलावा हम और तबला वादकों के नाम देख लेते हैं, कौन कौन से तबला वादक से रिलेटेड है। पहले तो हैं पंडित किशन महाराज, ये भी तबला बजाते हैं। पंडित किशन महाराज, इनका नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा आपका पंडित अनिंदो चट्टोपाध्याय, पंडित अनिंदो चट्टोपाध्याय, पंडित अनिंदो चट्टोपाध्याय और उस्ताद अल्लाह रखा, मैंने आपको बताया। इसके अलावा पंडित शंकर घोष और सतार खान, इनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। ये सभी तबला वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, गंगूबाई हंगल और प्रभा अत्रे डैश घराने की प्रतिपादक थी। ऑप्शन है रामपुर, जयपुर, किराना, मेवाती। तो आपको ध्यान रखना है, जो गंगूबाई हंगल है और प्रभा अत्रे हैं, ये किराना घराना से संबंधित है। ठीक है। जो गंगूबाई हंगल हैं वो गायिका हैं। ठीक है। और ख्याल शैली में ज़्यादा वो गाती हैं। ठीक है। और जो किराना घराना है वो ख्याल शैली के लिए ही बहुत ज़्यादा फेमस है। और पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया गंगूबाई हंगल को 1971 में। ठीक है। 1971 में अवार्ड आपको ध्यान रखने हैं, पूछे जाते हैं। पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया 2002 में। ठीक है। इसके अलावा जो प्रभा अत्रे हैं वो भी एक गायिका हैं, आपको ध्यान रखना है। प्रभा अत्रे वो भी गायिका हैं और डॉक्टर प्रभा अत्रे के नाम से इनको जाना जाता है क्योंकि इन्होंने संगीत में PhD की है। ये शिक्षिका भी रह चुकी हैं। 1932 में इनका जन्म हुआ था। किराना घराना से रिलेटेड है और पद्मश्री इनको मिला 1990 में, आपको ध्यान रखना है। पद्म भूषण इनको मिलता है 2002 में और पद्म विभूषण इनको मिला 2022 में। ठीक है। और हम जान लेते हैं किराना घराना के से रिलेटेड और कौन कौन से पर्सन्स हैं जो किराना घराना से रिलेटेड हैं, वो भी पूछा जाता है। सबसे पहली बात तो जो किराना का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कल्पना। एक मिनट रुक जाइए। किराना घराना, ठीक है। इसकी जो विशेषता है वो है ख्याल गायन। अब ख्याल गायन का मतलब क्या? कल्पना या फिर सोच। ठीक है। और इसके जो फेमस कलाकार हैं वो हैं अब्दुल करीम खान, हीराबाई वरोडकर। ठीक है। हीराबाई वरोडकर और भीमसेन जोशी, प्रभा ने, गंगूबाई हंगल और रसूलन बाई, ये भी इनका ध्यान रखना है। सरस्वती थाने, ये भी किराना घराने से रिलेटेड हैं। और श्री राम भंडारकर, ठीक है, और अब्दुल करीम खान, इन सभी के नाम आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय एथलीट ने सितंबर 2022 में ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2022 जीता? ऑप्शन है बजरंग पुनिया, मीराबाई चानू, नीरज चोपड़ा, पीटी उषा। तो नीरज चोपड़ा ने 2022 में ज्यूरिख डायमंड लीग जीता था। इसके अलावा 2025 में दोहा डायमंड लीग भी इन्होंने जीता है, आपको ध्यान रखना है। दोहा डायमंड लीग, जिसमें इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है 90 मीटर से 90.23 मीटर की दीवार को इन्होंने क्रॉस किया है। ठीक है। और ज्यूरिख डायमंड लीग, इसकी स्थापना आपको ध्यान रखना है 2010 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता भारत में आयोजित की गई थी? 19वीं विश्व चैंपियनशिप 1952, 17वीं विश्व चैंपियनशिप 1950, 20वीं विश्व चैंपियनशिप 1953 या 18वीं विश्व चैंपियनशिप 1951? राइट आंसर हो जाएगा 19वीं विश्व चैंपियनशिप 1952 भारत में आयोजित की गई थी। और ये पहली बार था, भारत का फर्स्ट टाइम था जो ये विश्व चैंपियनशिप भारत में आयोजित की गई थी 1952 में। आपको तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्तंभ ए में दी गई अवधारणाओं का स्तंभ बी में दिए गए उनके संबंधित विवरण से मिलान करें। स्तंभ ए में दिया गया है अवमूल्यन, बी मूल्यह्रास, सी अपस्फीति, डी विनिमय नियंत्रण। स्तंभ बी में दिया गया है पहला बाजार विनिमय दर में गिरावट, सेकंड घरेलू मुद्रा का संकुचन, थर्ड विदेशी मुद्रा राशनिंग, फोर्थ आयात में कमी, फाइव है मुद्रा के बाह्य मूल्य में अधिकारी कमी। और ऑप्शंस भी आपको दिए गए हैं। ठीक है। इसमें आपको मिलान करना है। देखिए पहले अवमूल्यन का मिलान किससे होगा? मुद्रा के बाह्य मूल्य में अधिकारिक कमी से। ठीक है। और मूल्यह्रास का मिलान होगा बाजार विनिमय दर में गिरावट से। अभी हम समझेंगे इसको डिटेल में। ठीक है। अपस्फीति का मिलान होगा आपका घरेलू मुद्रा का संकुचन। ठीक है। इसके अलावा विनिमय नियंत्रण का मिलान होगा विदेशी मुद्रा राशनिंग से। ठीक है। इसको समझते हैं। सबसे पहले अवमूल्यन क्या होता है? अवमूल्यन होता है मुद्रा के बाहरी मूल्य में अधिकारिक कमी। ठीक है। जब सरकार खुद अपनी मुद्रा का मूल्य कम करती है, ठीक है, जब सरकार अपनी मुद्रा का मूल्य कम करती है बाहरी मुद्रा के मुकाबले, तो इसको अवमूल्यन कहते हैं। ठीक है। सेकंड, मूल्यह्रास के बारे में जान लेते हैं। मूल्यह्रास का मिलान होगा बाजार विनिमय दर में गिरावट से। जब मुद्रा का मूल्य बाजार में खुद ही गिर जाता है तो उसको हम मूल्यह्रास कहते हैं। ठीक है। थर्ड, अपस्फीति।
अपस्फीति रिलेटेड है घरेलू मुद्रा के संकुचन से। अपस्फीति का मतलब क्या होता है? जब बाजार में मांग कम हो जाती है और चीज़ों के दाम गिरने लग जाते हैं, मांग कम हो जाती है, प्राइस गिरने लग जाते हैं, तो इस स्थिति को हम अपस्फीति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विनिमय नियंत्रण। विनिमय नियंत्रण का मिलान होगा। विनिमय नियंत्रण रिलेटेड है विदेशी मुद्रा राशनिंग से। विनिमय नियंत्रण कौन सी स्थिति होती है? जब सरकार विदेशी मुद्रा को सीमित कर देती है, ठीक है, जैसे कि विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए नियम, कुछ कानून बना देती है, तो उस स्थिति को विनिमय नियंत्रण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब हेलो एल्केन और एरिल और विनाइल हैलाइड मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वे कौन सा अभिक्रियक बनाते हैं? ऑप्शन है हिंसबर्ग अभिक्रियक, सेकेंड है ग्रिग्नार्ड अभिक्रियक, थर्ड टॉलेंस अभिक्रियक, फोर्थ फेही-यंग अभिक्रियक। राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रिग्नार्ड अभिक्रियक बनता है। जब हेलो एल्केन, एरिल और विनाइल हैलाइड, ये ऐसे रसायन होते हैं जिनमें हैलोजन, जैसे कि आपका क्लोरीन और ब्रोमीन जुड़ा होता है, ठीक है, तो जब हेलो एल्केन और एरिल और विनाइल हैलाइड मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तब आपका गिग्नार्ड बनता है। ठीक है, गिग्नार्ड अभिक्रियक का फॉर्मूला आपको ध्यान करना है, RMgX, ये गिग्नार्ड अभिक्रियक का फॉर्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में बहुआयामी गरीब कुल जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? गोवा, केरल, सिक्किम या उत्तराखंड? राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल में नीति आयोग रिपोर्ट 2023 के अनुसार जनसंख्या में बहुआयामी गरीब लोगों का प्रतिशत सबसे कम केरल में है। ठीक है, नीति आयोग क्या होता है? नीति आयोग है भारत सरकार की एक संस्था होती है फ्रेंड्स, जो देश के विकास के लिए योजनाएं बनाती है और योजनाएं बनाने के बाद राज्यों के साथ मिलकर उन्हें लागू करती है। ठीक है, लागू करने में राज्यों के साथ मिलकर लागू करती हैं। ठीक है, और नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? होता है नेशनल इंस्टीट्यूट, आपको ध्यान रखना है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग का फुल फॉर्म है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? आपको याद रखना है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी, योजना आयोग की जगह। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। करंट में प्रधानमंत्री मोदी जो है नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन है 1, 2, 4 या 3। तो मछली के हृदय में आपके दो कक्ष होते हैं मछली के हृदय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, लेंस की प्रकाशित शक्ति के मापन की इकाई क्या है? ऑप्शन है योद्धा, कटल, रेडियन या डायोप्टर। तो राइट आंसर है आपका डायोप्टर। आंखों की चश्मे की लेंस की ताकत को नापने के लिए जो है आंखों की जो आपकी चश्मे की लेंस की ताकत को नापने की जो यूनिट है वो आपकी डायोप्टर है। ठीक है, चश्मे की लेंस की पावर को डायोप्टर में मापा जाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 9 श्रेणियों के उद्योगों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के -% की स्वचालित स्वीकृति की अनुमति दी है। ऑप्शन है 51 तक, 60 तक, 41 तक या 74 तक। राइट आंसर हो जाएगा आपका 74% तक। भारत सरकार ने कुछ उद्योगों में विदेशी कंपनियों को 74% तक विदेशी निवेश के लिए 74% तक निवेश की सीधी अनुमति दे रखी है, ये आपको ध्यान रखना है। FDI का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो साल 1991 में हुई थी। FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की शुरुआत। FDI होता क्या है हम समझते हैं। जब कोई कंपनी या फिर उद्योग में कोई विदेशी कंपनी या फिर कोई व्यक्ति भारत की किसी कंपनी या फिर किसी उद्योग में जब पैसा लगाते हैं या फिर कोई शेयर खरीदते हैं तो उसको FDI कहते हैं। ठीक है, 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। अभी 74% तक की छूट दे रखी है भारत सरकार ने कुछ उद्योगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक या इब्राहिम लोदी। राइट आंसर आपका हो जाएगा इब्राहिम लोदी। अच्छा, दिल्ली सल्तनत का काल कब से कब तक था? 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड चला है। ठीक है, इसे दिल्ली सल्तनत कहा क्यों जाता है? क्योंकि राजधानी जो है दिल्ली को बनाया गया था, इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। 5 वंशों ने दिल्ली पर शासक किया। ठीक है, पहला गुलाम वंश ने 1206 से लेके 1290 तक शासन किया। उसके बाद में गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? गुलाम वंश के संस्थापक थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे। उसके बाद में आपका खिलजी डायनेस्टी आ जाती है। खिलजी वंश ने शासन किया आपका 1290 से लेके 1320 तक। और फिर आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश ने 1320 से लेके 1414 तक शासन किया। फिर आपका आता है सैयद वंश। सैयद वंश ने 1414 से लेकर 1451 तक शासन किया। और उसके बाद आपका लोधी वंश एंड में 1451 से लेके 1526 तक लोधी वंश ने शासन किया।
लोधी वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था बहलोल लोधी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और लोधी वंश का अंतिम शासक आपका इब्राहिम लोधी था, और इब्राहिम लोधी को ही बाबर ने 1526 के युद्ध में, पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कप ट्रॉफी भारतीय घरेलू क्रिकेट से संबंधित नहीं है? दुलीप ट्रॉफी, डूरंड कप, देवधर ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी। राइट आंसर आपका हो जाएगा डूरंड कप। डूरंड कप क्रिकेट से रिलेटेड आपका नहीं है, ये आपका फुटबॉल में दिया जाता है, ये आपका फुटबॉल से रिलेटेड है। बाकी आपका दुलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी आपका क्रिकेट से रिलेटेड है। डूरंड कप की शुरुआत कब हुई थी फ्रेंड्स, बता सकते हैं? 1888 में डूरंड कप की शुरुआत हुई थी। भारत के पूर्व विदेशी सचिव रह चुके हैं, उनका नाम था सर मार्टिमर, जो उस टाइम पे तत्कालीन विदेश सचिव थे, सर मार्टिमर डूरंड, उनके नाम पे ही डूरंड कप का नाम रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, जल निकायों के संदर्भ में लघु ज्वार तब आते हैं, आपको बताना है। ऑप्शन है जब पृथ्वी चंद्रमा। क्वेश्चन है आपका, जल निकायों के संदर्भ में लघु ज्वार तब आते हैं। 1, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। 2, जब सूर्य और चंद्रमा विपरीत दिशा में हो। 3, जब महाद्वीपों का इतना अंतक्षेप हो है। 4, जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा लघु ज्वार आपके तब आते हैं जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य आपके एक दूसरे के समकोण होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं, ठीक है। लघु ज्वार कमज़ोर ज्वार होते हैं, कम ऊंचाई वाले होते हैं, ठीक है, जिसमें पानी ज़्यादा ऊपर आपका नहीं चढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चितानी रामचंद्र हेगड़े निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़े थे? ऑप्शन है छऊ, छपेली नृत्य, यक्षगान नृत्य या हुड़ारी नृत्य। राइट आंसर हो जाएगा आपका चितानी रामचंद्र हेगड़े यक्षगान नृत्य से जुड़े हैं, ठीक है। चितानी रामचंद्र हेगड़े यक्षगान नृत्य के डांसर हैं। यक्षगान आपका कहाँ पर होता है? कर्नाटक में ये होता है, ठीक है। और इसके अलावा यक्षगान में आपका भजन कीर्तन, ठीक है, ये सब होता है। हारमोनियम, चेंदा, ये सब वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल इसमें होता है। इसमें कहानियाँ रामायण महाभारत पुराणों से ली जाती है, ठीक है। और ज़्यादातर ये आपका रात में होता है, खुले मैदानों में इसका मंचन करते हैं, कई बार पूरी रात तक भी ये चलता है, ठीक है। और यक्ष का मतलब होता है पुराणी देवी देवता, ठीक है, पौराणिक देवी देवता। और गान का मतलब होता है आपका गाना, यानी इसका पूरा अर्थ है देवताओं का गान, ठीक है। कर्नाटक के फेमस त्यौहार एक बार हम देख लेते हैं, क्या क्या त्यौहार हैं कर्नाटक में जो फेमस हैं। सबसे पहला आपका आ जाएगा मैसूर दसरा, यह आपका 10 दिनों का फेस्टिवल होता है, नवरात्रि में मनाया जाता है। आपका उगादी त्यौहार ये आपका कर्नाटक में मनाया जाता है, कन्नड़ नववर्ष है ये आपका, ठीक है, नववर्ष है। इसके अलावा आपका कंबाला, ये भी कर्नाटक में आपका मनाया जाता है, कंबाला। और गौरी गणेश उत्सव ये भी आपका कर्नाटक में मनाया जाता है। इसके अलावा कंबाला अच्छा आपका क्या, भैंसों की दौड़ होती है इसमें, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपका हम्पी, ठीक है, हम्पी आपका कर्नाटक में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किन तीन देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं? ऑप्शन है ब्रह्मा विष्णु महेश, राधा कृष्ण और बलराम, जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा या राम लक्ष्मण और जानकी। राइट आंसर आपका हो जाएगा जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां आपकी जगन्नाथ मंदिर में स्थित है, ठीक है, स्थापित है जगन्नाथ मंदिर में। जगन्नाथ मंदिर आपका कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये आपके उड़ीसा के पुरी में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा 12वीं शताब्दी में राजा अनंत वर्मन नाम आपको ध्यान रखना है, अनंत वर्मन चौड़गंग इनका पूरा नाम है देव, राजा अनंत वर्मन चौड़गंग देव द्वारा ये इसे निर्माण करवाया गया था इस मंदिर का। 4 धाम में इंक्लूड है जगन्नाथ मंदिर, बद्रीनाथ, द्वारकाधीश, रामेश्वर, जगन्नाथ, ये 4 धाम है, जिसमें से एक जगन्नाथ भी है। भगवान विष्णु जी को समर्पित है ये मंदिर। और जगन्नाथ का मतलब क्या होता है? इस शब्द का मतलब होता है जगत के स्वामी। यहाँ पे एक रथ यात्रा होती है जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है आपकी, ठीक है। और जून जुलाई में हर साल ये रथ यात्रा आपकी निकलती है। दुनिया का सबसे बड़ा ये चैरियट फेस्टिवल माना जाता है। और 12 से 19 साल में देवताओं की मूर्तियाँ यहाँ पे चेंज की जाती है, बदली जाती हैं। और इस परंपरा को आप ध्यान रखिएगा नव कलेवर भी कहते हैं, ठीक है, नव कलेवर कहते हैं। जब देवताओं उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवा देने वाली पहली भारतीय महिला अत्रा चांडी को किस उच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। राइट आंसर आपका हो जाएगा केरल में अत्रा चांडी को जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है कि ये भारत की पहली महिला है जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवा देने वाली पहली भारतीय महिला है, ठीक है। 1959 से लेके 1967 तक इन्होंने केरल में उच्च न्यायाधीश के रूप में कार्य किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2021 में
निपुण भारत योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय या कृषि एवं किसान मंत्रालय। राइट आंसर आपका हो जाएगा निपुण भारत योजना 2021 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। निपुण का पूरा नाम क्या है? ध्यान रखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशेंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, ये आपको कक्षा 1 से लेके कक्षा 3 तक के बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए जो है ये योजना बनाई गई थी। ठीक है, छोटे बच्चों की जो बेसिक शिक्षा होती है उसके लिए ये योजना शुरुआत की गई थी 2021 में। आपको ध्यान रखना है शुरुआती शिक्षा को मजबूत करना क्लास 1 से लेके 3rd तक के बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से ये प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित होने के लिए पात्र है? ऑप्शन है अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 57। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 57 के तहत कोई व्यक्ति जो एक बार राष्ट्रपति रह चुका है वो दोबारा से राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 57 ये प्रावधान रखता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। एक ही व्यक्ति दोबारा से राष्ट्रपति बन सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, 1950 में बने थे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपका अनुच्छेद 58 क्या बताता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, वो अनुच्छेद 58 में बताई गई हैं। जैसे कि भारत का नागरिक हो, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, 35 वर्ष की जो है आयु हो, मतलब कोई भी जो राष्ट्रपति बनना चाहते हैं उनकी जो आयु दी गई है, न्यूनतम सीमा 35 वर्ष की उम्र दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 58 में योग्यता दी गई है। अनुच्छेद 57 में दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति दोबारा से राष्ट्रपति बन सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया है, 5 कार्यकाल। ठीक है, कि 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के अधिकार, क्या क्या अधिकार राष्ट्रपति को मिलते हैं और शर्तें बताई गई हैं राष्ट्रपति बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा लगाई गई नील की खेती के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन है खेड़ा, गोरखपुर, बारदोली या चंपारण। तो चंपारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंपारण आपका कहाँ पड़ता है? ये बिहार में आपका पड़ता है। ठीक है, अब क्या होता है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। ठीक है, कब हुआ था? 1917 में। किस लिए हुआ था? अंग्रेज जमींदार किसानों से ज़बरदस्ती जो है नील की खेती कराते थे। ठीक है, 3 कठिया प्रथा उन्होंने शुरू कर दी थी अंग्रेज़ों ने, यानी कि 20 में से ज़मीन के 30 हर 3 हिस्से पे आपको नील की खेती जो है करनी होगी, ऐसा किसानों को मजबूर किया गया था। ठीक है, और इसकी वजह से जो किसान थे वो बहुत परेशान थे, अनाज नहीं उगा पाते थे। नील की खेती के लिए उनको फोर्स किया जाता था, कम दाम पे फिर उनको नील की खेती को बेचना पड़ता था। मेहनत ज़्यादा उनकी लगती थी और मुनाफा उनको कम मिलता था। इस बात से किसानों को नुकसान हो रहा था और किसान परेशान हो जाते हैं। फिर 1917 में गांधी जी को राजकुमार शुक्ला नाम के एक किसान जो है बुलाते हैं। गांधी जी सभी किसानों का साथ देते हैं। फिर चंपारण सत्याग्रह होता है बिहार में 1917 में, और फिर अंग्रेजों को उनके आगे जो है झुकना पड़ता है और किसानों को राहत मिल जाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, वैदिक जीवन की आश्रम प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जीवन का तीसरा चरण था? ऑप्शन है गृहस्थ, संन्यास, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ। राइट आंसर हो जाएगा आपका वानप्रस्थ। ठीक है, ये जीवन की आश्रम प्रणाली का तीसरा चरण है जो आमतौर पर 50 वर्ष की आयु के आसपास शुरू होता है। इसके अलावा ब्रह्मचर्य जो कि 25 वर्ष की आयु तक आपका चलता है, ये पहला चरण है जीवन का। इसके अलावा गृहस्थ दूसरा चरण है जो 25 से 50 वर्ष की आयु तक रहता है। ठीक है, इसके अलावा संन्यास जीवन का चौथा चरण है और अंतिम चरण है जिसमें व्यक्ति अपनी सांसारिक चीज़ों का त्याग कर देता है, जिम्मेदारी का त्याग कर देता है। जी उनका सभी किसानों का साथ देते हैं। फिर चंपारण सत्याग्रह होता है बिहार में 1917 में, और फिर अंग्रेजों को उनके आगे जो है झुकना पड़ता है और किसानों को राहत मिल जाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, वैदिक जीवन की आश्रम प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जीवन का तीसरा चरण था? ऑप्शन है गृहस्थ, संन्यास, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ। राइट आंसर हो जाएगा आपका वानप्रस्थ। ठीक है, ये जीवन की आश्रम प्रणाली का तीसरा चरण है जो आमतौर पर 50 वर्ष की आयु के आसपास शुरू होता है। इसके अलावा ब्रह्मचर्य जो कि 25 वर्ष की आयु तक आपका चलता है, ये
पहला चरण है जीवन का। इसके अलावा गृहस्थ दूसरा चरण है जो 25 से 50 वर्ष की आयु तक रहता है, ठीक है। इसके अलावा संन्यास जीवन का चौथा चरण है और अंतिम चरण है, जिसमें व्यक्ति अपनी सांसारिक चीज़ों का त्याग कर देता है, जिम्मेदारी का त्याग कर देता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके अलावा मैंने तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, सुझाव दीजिए अगर आपको लगता है इससे अच्छा भी कुछ इंक्लूड करके और अच्छा वीडियो बनाया जा सकता है तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।